नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और वो जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू या एएमयू में 2022 सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन सभी को पता है कि आप सभी का एंट्रेंस होगा, तो एंट्रेंस में आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या मॉक टेस्ट लगाने, तो आपको ये मॉक टेस्ट कराया जाएगा। आज आपका 28वां मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले ही हमने 27 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 28वां मॉक टेस्ट आज हम शुरू करते हैं। तो 28वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। टोटल 25 प्रश्न होंगे। 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है आपका, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्री, बी होगा शैरसैनी, सी है आपका अर्धमागधी, सी और डी है आपका मागधी। तो उसमें आपको करेक्ट आंसर का ऑप्शन लगाना है, जिसमें कि हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चलाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन का आपको मैंने डेमो दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन को आशा करता हूं आप सभी सही आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डोगरी, बी में दिया है मैथिली, बी में और सी में दिया है ब्रज और डी में दिया है असमिया। तो बताइए 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को किसमें शामिल नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, क्या नाम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। तो जो विकास की दृष्टि जो प्राकृतिक की जो पूर्वकालिक अवस्था थी उसे पाली कहा जाता था। तो पाली ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, गोकुलनाथ की रचना है। आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि गोकुलनाथ जी की कौन सी रचना है। बताइए कौन सी रचना होगी। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर लगा रहे होंगे, और जिनको नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन को देखें और इससे और अच्छी तैयारी करनी है और बढ़िया तैयारी करनी है और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप सभी लास्ट ईयर के प्रश्न जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य मेन चैनल, मतलब जिसका नाम है हिंदी साहित्य, और जिस पे आप इस समय क्लास ले रहे हैं इसका नाम है हिंदी साहित्य 2.0। तो हिंदी साहित्य मेन चैनल पे आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 84 वैष्णवों की वार्ता, यहाँ पर गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, काव्यालंकार किसकी रचना है। बताइए ऑप्शन नंबर 4 दिए गए आपको, भामा, राजशेखर, दंडी या रुद्रभट्ट। बताइए सही विकल्प क्या होगा 5वें में। जो काव्यालंकार है किसकी रचना है। बिल्कुल भामा की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं हमको। ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। तो आपको ये देखना है, इनमें 4 रचना दी गई हैं, वो 3 रचना तो लल्लू लाल जी की होंगी, पर एक जो रचना है वो लल्लू लाल जी की नहीं है। तो आपको उसी का चयन करना है इसके अंदर। बताइए कौन सी इसके अंदर नहीं होगी। चारों को देखिए और बताइए लल्लू लाल जी की कौन सी रचना नहीं है। बिल्कुल, तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा सुख सागर। सही है दोस्तों, ये लल्लू लाल जी की रचना नहीं है। बाकी 1, 2 और ये 3, ये तीनों की तीनों लल्लू लाल जी की रचना है। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आ चुका है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। यहाँ पे आपको 3 उपन्यास दिए गए हैं, ये ईला चंद्र जोशी के नहीं है। बाकी इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि ईला चंद्र जोशी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन है आपका सुनीता, मुक्तिपद, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। तो बताओ 7वें में सही विकल्प क्या होगा। अपने हाथ क्वेश्चन को पढ़ो, 4 ऑप्शन को थोड़ा विचार करो और देखो कौन सा आंसर इसका होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एग्जाम देंगे तो आप सभी को पता है टाइमिंग 3 घंटे की है। वो जो सीयू सेट हो रहा है वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज में होगा, पीजी में नहीं होगा। तो आपका जो पैटर्न है वही पैटर्न रहने वाला है जो कि पहले सालों में रहा है। तो 3 घंटे का आपको एग्जाम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं।
नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। तो आप सभी से भी मैं आशा करता हूं कि 25 क्वेश्चन मैं कराता हूं तो 25 के 25 का आप आंसर देते होंगे। समझ गए? तो आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि ओबी ओपन बुक जो दोस्तों सीबीटी मोड पर आपके एग्जाम होंगे। सीबीटी मोड मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ईला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां आ चुका है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो आपको बताना है कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। 3 होंगे, 1 नहीं होंगे। तो ऑप्शन है आपके जैनेन्द्र कुमार जी, चतुरसेन शास्त्री जी, ईला चंद्र जोशी जी या अज्ञे जी। बताइए, मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मनोविश्लेषणवादी कथाकार जी जो नहीं है वो चतुरसेन शास्त्री जी हैं। बिल्कुल, ये मनोविश्लेषणवाद से जुड़े नहीं हैं। बाकी बात करें जैनेन्द्र जी की, अज्ञे जी की, ईला चंद्र जोशी जी की, ये सभी के सभी मनोविश्लेषणवादी कथाकार से जुड़े हुए हैं। समझ गए ना? बिल्कुल, ऐसे इसका आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाटकों की श्रेणी में देखे जाएं तो काफ़ी रुझान है इनका और इनकी काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जी का नाटक कौन सा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें से काव्य लिखा गया है जो कि राम जी के वर्णन पे दिया गया है, राम कथा पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है, राम कथा पर। समझ गए ना? ये इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूमिजा, कामायनी, निर्जा, यशोधरा। तो राम कथा पर जो आधारित है काव्य है वो भूमिजा है, भूमिजा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आ चुका है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? बताइए। धनुंजय, भट्टनायक, भरत मुनि, भानुदत्त। नाटक को पंचवेद किसने कहा था आपको ये बताना है। तो नाटक को पंचवेद जो है भरत मुनि जी ने कहा है। इसका ऑप्शन भरत मुनि जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहे हैं। ऐसे आपको देखना है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हुई हैं। आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बताइए तो ये पंक्तियां किसकी होंगी? तो पंक्तियों के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये हर समय दिए जाते हैं। और जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया कथन निष्कर्ष के भी थोड़ा क्वेश्चंस रखिए, तो कथन निष्कर्ष के लिए हम आने वाली जो समय है उसमें हम एक वीडियो पूरी की पूरी एक क्लास आपकी कथन निष्कर्ष की करेंगे। तो घबराएं मत, अभी आप तैयारी करें। जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन इनको अटेंड करें। समझ गए? तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन जो है ये आपका भाषा के संबंध में, ये जो पंक्तियां दी हुई हैं आपको बताना है ये किस कवि की पंक्तियां हैं। पंक्तियों को पढ़िए और ऑप्शनों को देखिए और सही से विकल्प का चयन करना। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प? खंड भाषा का किसने भाषा के संबंध में ये पंक्तियों का जो है विवेचन किया है, किसने कहा है, किसकी कवि हैं? बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जिसको नहीं पता है तो याद कर ले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, चंद्रप्रताप जी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आ चुका है। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। क्या है उर्दू शीर्षक? आपको बताना है। आपको सबसे पहले ये भी याद रखना है कि प्रेमचंद्र जी का सेवा सदन जो उपन्यास है ये किनका है? प्रेमचंद्र जी का है।
समझ गए ना, ये भी आपको याद रखना है। बताइए उपन्यास का उर्दू शीर्षक जो है वो क्या है? बिल्कुल याद रखना, बाजार ए हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। यहां आपसे पूछा गया है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मुछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, पर जिनको पता है तो बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे जो विषय हैं, मतलब जो इसमें 4-5 ये विषय दिए गए हैं, नाक, भौं, पेट, दांत, मुछ, ये जो आदि दिए गए हैं, ये निबंध जो है, मतलब ये जो विषय हैं, विषयों के निबंध हैं। किसके निबंध हैं? मतलब भारतेंदु जी के, प्रताप नारायण मिश्र जी के, बाल मुकुंद गुप्त जी के, या बाल कृष्ण भट्ट जी के। बिल्कुल, ये जितने भी आदि विषय दिए गए हैं, इनका जो निबंधकार जो है, विषयों के निबंधकार है, वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप सभी को याद रखना है। समझ गए साथियों? बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस आना चाहिए जो हिंदी साहित्य में एमए करना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? किसी भी मेरे भाई बहन का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए सही विकल्प क्या होगा? 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और चारों में से सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। आप क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ा करिए। जो भी पंक्तियां होती हैं, कथन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, गंभीरता से लिया करिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस 3 घंटे का समय देगा यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो एक क्वेश्चन पे आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, इसलिए आपको सही से उत्तर देने का प्रयास करना है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, या आकृति मूलक वर्गीकरण? जो शब्दों की पद रचना पर आधारित जो भाषाओं का वर्गीकरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल इसमें पूछा गया है और इसमें जो सही विकल्प है वो है आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक इसको कहा जाएगा। बिल्कुल। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18वां आ गया है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो आपको ये याद रखना है, जो दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आपको ये याद रखना है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं विधा रिलेटेड, तो विधा रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतर बहुत ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ये आ जाते हैं। 4-4 क्वेश्चन मतलब विधाओं के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें नाटक है, उपन्यास है, गीत नाट्य है, या कहानी है। दूसरा दरवाजा, बताइए। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प है वो जो दूसरा दरवाजा है किस विधा की रचना, ये एक प्रकार का नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो आत्मकथा है। जैसे कि विधा ऊपर रिलेटेड पूछा गया कि उसमें पूछा आपके कि कौन सी विधा है, अब यहाँ से पूछा इसमें से कौन सी आत्मकथा है। बताइए सही विकल्प क्या होगा? सही क्वेश्चन को पढ़िए और सभी ऑप्शनों को जानिए आखिर किसका क्या है और आत्मकथा का चयन करिए। तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे साथ वचन, मेरे साथ जन्म। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आ चुका है यहाँ पे और यहाँ से पूछा गया कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां जी की, औरंगजेब जी की, अकबर जी की, या बाबर जी की? किसकी यहाँ पर जो है प्रशंसा की गई है रस गंगाधर में? जो कि रस गंगाधर है पंडित राज जगन्नाथ जी का है, जिसमें कि एक बादशाह का जिक्र किया गया है, वो बादशाह की प्रशंसा की गई है। समझ गए ना? तो किसकी करी गई थी? बिल्कुल, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा शाहजहां जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहे हैं। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां आ चुका है,
यहाँ आपसे पूछा गया है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही क्रम क्या है। क्रम लगाइए, मतलब कौन से सन में पहले आया, फिर उसके बाद का कौन सा सन की है नाटक, फिर कौन सा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें, नील देवी ये एक प्रकार का नाटक है, अंधेरी नगरी ये एक प्रकार का नाटक है, भारत दुर्दशा ये भी एक प्रकार का नाटक है, और सती प्रथा ये भी एक प्रकार का नाटक है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सती प्रथा, सती प्रताप जो है, सती प्रताप ये आखिर किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले विधा पूछेगा तो नाटक है, और ये पूछेगा कि सती प्रताप जो है ये किसका नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और यहाँ से पूछा गया है कि भारतेंदु जी के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो आशा करते हैं आप सभी ने इसका जो है सही क्रम अभी तक लगा लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं लगाया उसका आंसर देखेंगे आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि सबसे पहले भारत दुर्दशा को रखा जाएगा। भारत की जो दुर्दशा है वो है इसके अंदर, भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेरी नगरी, फिर सती प्रताप, ये इसका सही जो है क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है कि पंथ की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है। सुमित्रानंदन जो पंथ जी हैं उनकी जो काव्य दिए गए हैं उनकी रचनाओं का, काव्य रचनाओं का सही आपको क्रम इसके अंदर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ जो हमारा सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रमया, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है। सही क्रम के हिसाब से आपको लगाना है, तो देखिए और लगाइए। तो आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही क्रम लगा लिया होगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। बिल्कुल, मैला आंचल सबसे पहले आएगा, फिर बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विषय, और फिर कंठ गुलाब, ये इसका सही क्रम आ जाएगा उपन्यासों का। पूछा जा सकता है कि मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो याद रखना एक प्रकार का उपन्यास है, ये भी आपको ऐसे याद रखना है। समझ गए ना, ये बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। इन तीनों में से 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। लगाइए इसका सही विकल्प। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी है, ब्राह्मण, नगरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती और हंस, ये इसका सही विकल्प है। बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम क्या है। मतलब सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, फिर उसके बाद किसको मिला, ऐसे लगाना है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पुरस्कृत हैं, जो ये रचनाएं दी हुई हैं, उनको नहीं पता होगा, तो हम इसका आंसर आपको बता ही देते हैं वैसे ही। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सबसे पहले तो सी याद रखना है। सबसे पहले उर्वशी, समझ गए, उर्वशी, फिर चिदम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, फिर यमा, ये है इसका सही क्रम ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाले। समझ गए, इनमें इनके हिसाब से, इनको इन क्रम में के हिसाब से पाया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं 27 मॉक टेस्ट, उनको अवश्य करिए। और ऐसे ही डेली टू डेली क्लास लेने आ जाया करिए। 9 बजे आपकी क्लास डेली होती है, तो बिल्कुल सभी साथी बने रहें, और हमसे जैसे जैसे होगा वैसे से आपकी क्लास को हम एक्स्ट्रा कर देंगे। समझ के साथियों, बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।